बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की मौजूदगी इंसान के वजूद से पहले की है, मगर इंसान की पैदाइश के वक्त ये इंसानी शऊर का हिस्सा नहीं थी। इल्म की मौजूदगी थी मगर ये इंसानी शऊर का हिस्सा नहीं थी। नेचर की तरफ से इंसान को कुछ चीज़ें अता की गई, जैसा कि इल्म अता किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो उन्हें इल्म अता किया गया, मगर उस टाइम इंसान इस पूरे के पूरे इल्म को अपने लाअमल में नहीं ला रहा था, या कि ये उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था कि ये उस इल्म को मुकम्मल तौर पर अपने वजूद का हिस्सा बना ले। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और बाकी मांदा इल्म जो है उसको समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अक्ल शऊर अता किया। उसी अक्ल शऊर की बुनियाद पे इंसान ने सोचना शुरू किया। जब उसने कायनात को देखा, कायनात के अंदर उसने चीज़ों को देखा, तो उसने सोचना शुरू किया। उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्डअप होती गई। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसने उसकी बुनियाद पे लॉजिकल रीजनिंग बनाना शुरू की। उसने लॉजिकल रीजनिंग क्रिएट करना शुरू की। और जब उसने इस चीज़ को देखा कि ये सारी की सारी चीज़ें वकू हो रही हैं, सूरज एक तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ गुरूब हो रहा है, चांद सितारे, इनसे इंसान डरना शुरू हो गया। उसी डर की बुनियाद ने इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा किया और उसी तजस्सुस की वजह से इंसान उस चीज़ को जानने की खोज में लग गया। उसी तजस्सुस और सोच की बुनियाद पर इंसान ने, जो कि चीज़ें उसको डिसऑर्डरली मैनर में नज़र आ रही थी, जिनके अंदर बेतरतीबी थी, जिनको वो ये देख रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये बेतरतीब सी नज़र आ रही हैं, उन बेहंगम बेतरतीब डिसऑर्डरली मैनर चीज़ों को इंसान ने ऑर्डरली मैनर्स में लाना शुरू किया। और जिस इल्म की बुनियाद पर उसने इसको लाना शुरू किया, जिन मालूमात की बुनियाद पर उसने वो सारे के सारे इक़दाम उठाए चीज़ डिसऑर्डरली मैनर वाली चीज़ों को ऑर्डरली मैनर में लाने के लिए, तो उस इल्म का नाम नेचुरल फ़िलॉसफ़ी रखा गया। उस इल्म का नाम नेचुरल फ़िलॉसफ़ी रखा गया। और इसको हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर थी वो, क्योंकि फ़ितरत का इल्म था, कुदरत का इल्म था, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के बारे में सीखने और सिखाने का इल्म था, उनके बारे में तजस्सुस का इल्म था। तो जो हम उस हकीकत में इंसान जो था उस टाइम नेचर को स्टडी कर रहा था, और उस नेचर की स्टडी को क्या नाम दिया गया? नेचुरल फ़िलॉसफ़ी का नाम दिया गया। तो सबसे पहले जो साइंस की ब्रांच आई, या हम कह सकते हैं ब्रांच तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो नॉलेज, एक अरेंज्ड वेल अरेंज्ड नॉलेज जो है वो इंसान के सामने आया, अगली नस्लों के सामने आया, दैट वाज नेचुरल फ़िलॉसफ़ी विच इज़ स्टडी ऑफ नेचर, जिसको बाद में साइंस का नाम दिया गया। साइंस जो है वो एक ग्रीक वर्ड सोशियो से निकला है, SCIO, सोशियो से निकला है, और सोशियो का मतलब है टू नो, जानना। ठीक है, उसी बुनियाद पे फिर आगे सोशियोलॉजी एंड व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं, जैसा कि आप उन चीज़ों में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी बुनियादी चीज़ें इसकी वजह से वजूद में आई। तो सम अप में हम कह सकते हैं कि साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? वी कैन से दैट साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। इन चीज़ों की बुनियाद पे हम इसको कहते हैं साइंस। क्लासिफिकेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं कि इसको इसकी क्लासिफिकेशंस कैसे की गई। तो चूंकि साइंस का नॉलेज जो है वो मिक्सअप होना शुरू हो गया, इतनी एडवांसमेंट आ गई नॉलेज के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। जो अहले इल्म थे, अहले दानिश थे, तो उन्होंने साइंस को क्लासीफाई किया दो हिस्सों में। क्लासिफिकेशन के हवाले से देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, जो कि एक थी बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी थी फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, इन दो मेन ब्रांचेस के अंदर साइंस को तकसीम कर दिया गया। सबसे पहले हम फिज़िकल साइंस की बात करते हैं। फिज़िकल साइंस क्या है? फिज़िकल साइंस डील्स विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती है, वो सारी की सारी फिज़िकल साइंस जो है उन सारी की सारी चीज़ों को डील करती है। और इसके अलावा क्या है, उन फंक्शंस को भी डील करती है जो कि लिविंग थिंग्स का हिस्सा होते हैं मगर नॉन लिविंग के तौर पर रिएक्ट करते हैं। तो उन सारी की सारी चीज़ों को फिज़िकल साइंस डील करती है। फिज़िकल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल फ़िलॉसफ़ी, इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल फ़िलॉसफ़ी विच डील्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड द फंक्शंस of living things which are actually which behaves like non livings। तो ये हमारे पास होगी फिज़िकल साइंस की डेफिनेशन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है बायोलॉजिकल साइंस।
तो बायोलॉजिकल, बायो से मतलब ही लिविंग है, जिंदगी है, लाइफ है। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है? बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस है जो कि डील करती है विद लिविंग थिंग्स। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास फिजिकल साइंस की एग्जाम्पल्स क्या है, यानी कि एग्जाम्पल्स से मुराद ये नहीं कि हम फिजिकल साइंस देखते हैं कि किन नॉन लिविंग्स के किन किन एरियाज को डिस्कस करती है। हम अब फिजिकल साइंस जो है उसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एस्ट्रोनॉमी को टच करती है, स्पेस का जितना भी इल्म है उसको टच करती है। उसके अलावा ये फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को और अर्थ साइंसेस को, अर्थ साइंसेस में आगे जियोलॉजिकल साइंसेस भी आ जाती हैं और अर्थ साइंसेस में मेट्रोलॉजी भी आ जाती है। दूसरी तरफ जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सब्जेक्ट्स एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस की, वो कौन कौन सी हैं? उसमें बॉटनी है, जोलॉजी है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये सारी की सारी जो है चूँकि लिविंग थिंग्स के एरियाज़ को, लिविंग ऑब्जेक्ट्स को डील कर रही होती हैं, तो इसलिए ये बायोलॉजिकल साइंसेस का हिस्सा होती है। मैं हूं हसनैन रज़ा और आप देख रहे हैं अलिफ से ये तक। और आज हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम फिज़िक्स के हवाले से बात करेंगे। फिजिक्स के हवाले से सबसे पहले फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। चूंकि फिजिकल साइंसेज हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी आगे ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज विच डील्स मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, जो कि मैटर को डील करती है, एनर्जी को डील करती है और उनके आपस में रिलेशनशिप को डील करती है। ये सारी की सारी जो है ये हमारे पास क्या है, ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक्चुअली इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव। ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर कैसा है? एक बंदा भागता है तो वो किस फोर्स से भागता है? कोई बंदा चीज़ खाता है, कोई उठाता है। हमारे साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मजदूर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, हवाई जहाज़ जो है वो आज इस्तेमाल हो रहे हैं, बहरी जहाज़ों से सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये JF-17 थंडर इन पाकिस्तान, इफ़ वी टॉक अबाउट JF-17 थंडर, तो ये इतनी इतनी हैवी मशीन्स जो कि, इतनी खूबसूरत मशीन्स और प्यारी मशीन्स जो कि इंसानों का साथ दे रही, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये कहाँ से आ रही? ये सारी की सारी चीज़ें बिहेव कैसे करती हैं? फिज़िक्स हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है एक्चुअली इज़ एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ये एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। अब अगली जो चीज़ है वो हम मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, जो फंडामेंटल साइंस है इसके मेन फ्रंटियर्स के ऊपर बात करेंगे। तो मेन फ्रंटियर्स के ऊपर, जी हाँ, मेन फ्रंटियर्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन कौन से इसके फ्रंटियर्स हैं, किन किन एरियाज़ को डील करती है ये हमारे पास? सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ऐसे फ्रंटियर्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहला जो फ्रंटियर है वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, कि इंतहाई बड़े बड़े अजसाम की जो दुनिया है हम उसके ऊपर इसमें बात करते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम ज़र्रात, जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं इस दुनिया में, इस कायनात के अंदर मौजूद, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जिसमें हम प्रोटॉन्स के ऊपर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर हम बात करते हैं, न्यूक्लियॉन्स के ऊपर हम बात करते हैं। और जो तीसरी है वो वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर है, जो पेचीदा मादा यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी जो एक एक्सट्रीम एंड है, अगर हम बात करें, एक एक्सट्रीम एंड मॉलिक्यूल है, जबकि दूसरा एक्सट्रीम एंड जो है वो अर्थ है। और ये मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ के दरमियान जितना भी हमारे पास मैटर मौजूद है, इसको हम इस थर्ड कैटेगरी में, थर्ड फ्रंटियर में हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि कम्प्लेक्स मैटर में अगर हम बात करें तो हम खुद इसका हिस्सा हैं। हमारी बॉडीज़, हमारे बैग्स, हमारी किताबें जो है, हमारे लैपटॉप्स, ये सारे के सारे जो है ये थर्ड फ्रंटियर का हिस्सा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फिज़िक्स में हम डील करते हैं। जब फिज़िक्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिज़िक्स को भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो फिजिसिस्ट जो हैं इन्होंने ये किया कि इसको भी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में तकसीम कर दिया। तो अभी हम अगली जो चीज़, अगली हेडिंग के ऊपर हम बात करेंगे वो ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज़ है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बाकी ब्रांचेज़ को भी टच करेंगे। तो ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें इसकी ब्रांचेज़ की इब्तिदा को देखना पड़ेगा कि हमें फ़िज़िक्स को मुख्तलिफ शाखों में बांटने की ज़रूरत पेश क्यों आई।
हकीकत में हुआ कुछ यूं कि अगर हम अपने टाइम को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और हम 19th सेंचुरी के एंड पे चले जाएं तो हमें पता चलता है कि उस दौर के जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया कि अभी तक की जितनी भी फिज़िक्स के हवाले से रिसर्च है वो मुकम्मल तौर पर हो चुकी है और मज़ीद किसी भी रिसर्च की गुंजाइश बाकी नहीं, किसी भी तहकीक की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ ने फ़िज़िक्स की फील्ड में नई नई तहकीक को और नए नए शोबों का दरवाज़ा थोड़े अरसे के लिए बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो उस आगाज़ में 20वीं सदी के आगाज़ में जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो उस 20वीं सदी के आगाज़ में एक नई चीज़ सामने आई। When 20th century was started, जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो उसमें कुछ न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सामने आए, कुछ नई तहकीक सामने आई जिन्होंने नए राजों से पर्दाफाश किया और पता चला कि फ़िज़िक्स के मैदान में अभी एक दुनिया एक्सप्लोर करना बाकी है। तो उसके ऊपर साइंसदानों ने मज़ीद जो है वो काम करना शुरू किया, जिसकी नतीजे में बहुत सारी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस ने जन्म लिया, बहुत सारी शाखों ने जन्म लिया और बहुत सारा इल्म जो कि उस 20वीं सदी के आगाज़ तक पोशीदा था, इंसान की आंखों से ओझल था, वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे और आज के दिन तक इंसानों के सामने आना शुरू हो गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यू ब्रांचेस में अगर हम बात करें, कुछ ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर ब्रांच है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाइस, जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं, जिसमें प्रोटॉन्स हैं। हम न्यूक्लियॉन्स के ऊपर बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एडवांसमेंट आ चुकी है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखती हैं, स्टेट्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है। इन दुनिया जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से फ़ायदा भी उठा रही है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो डील करती है न्यूक्लियॉन्स को। पार्टिकल फिजिक्स जो है वो किसको डील करती है? दूसरी फिजिक्स की ब्रांच की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम भी है, एंड दैट इज़ हाई एनर्जी फिजिक्स। High energy physics is the second name of particle physics. Particle physics related to properties and behavior of elementary particles. इन particles को ये particles behave कैसे करते हैं, ये इन particles की energies क्या हैं, तो इस सारे चीज़ों के बारे में particle physics जो है वो हमें बताती है। तीसरी जो फिजिक्स है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स क्या है? रिलेटिविस्टिक फिजिक्स एक्चुअली इज नॉट द ब्रांच, एक्चुअली द वर्ड इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स? आपको वर्ड से समझ आ रही होगी, रिलेटिविस्टिक मीन रिलेटिव। तो हमें पता चला कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करती है विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट को वेलोसिटीज़ पहुंच रही होती हैं, जो टच कर रही होती हैं स्पीड ऑफ लाइट को, तो उनको स्टडी करते हम किस ब्रांच में करते हैं? हाँ, एग्जैक्टली, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम करते हैं। और अगली जो ब्रांच जो आज हम इस लेक्चर में लास्ट डिस्कस करेंगे, बाकी ब्रांचेस को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? ये कंसर्न्ड है विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हैं, जो मादे की एक हालत है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो आज हम फिज़िक्स के पहले लेक्चर, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के हवाले से हम, चूँकि मेजरमेंट्स का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम पहले लेक्चर में मेन फ़िज़िक्स के हवाले से हमने बात की, साइंस के हवाले से हम बात की। तो इंशाल्लाह हम अगली सीरीज़ में जो है इसी लेक्चर, ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इनकी अगले लेक्चर्स में हम मज़ीद भी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के हवाले से बात करेंगे। और आप हमारे साथ टच रहें। अगर आपको किसी किस्म का जो है वो कोई आपको क्यूरीज़ हैं, आपको क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेल भी, जीमेल अकाउंट जो है जिससे आप मेल के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।